हेलो गाइस, दिस इज सीए भावेश मित्तल। आई होप सब सेफ होंगे, घर में अच्छे से होंगे और ये कोरोना के टाइम पे अपने आप को बहुत ही सिक्योर रखते होंगे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस मानने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, सारे बिजनेसेस ऑलमोस्ट बंद हैं। जो खुल रहे हैं वो फेज मैनर में खुल रहे हैं 33% कैपेसिटी के साथ। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये छोटी सी कोशिश की है ताकि जो रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं उनको जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिलीफ दी जाए। और मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो चेंजेस गवर्नमेंट ने लेके आए हैं वो आप तक पहुँचा दूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ recent updates on GST. Uh, the first very important update is with regard to due dates. Important thing to notice, notification 41/2020 सेंट्रल टैक्स, इसने एनुअल रिटर्न की टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया है 30/9/2020 तक। और ये कौन से एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर 18-19 के एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं। और ये एक्सटेंशन किनके लिए है? ये एक्सटेंशन सबके लिए है, परवेसिव। ओके। सेकेंड थिंग, नोटिफिकेशन 40/2020, इन्होंने वो ई वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड किया है जो जनरेट हो गए थे 24 मार्च 2020 से पहले, यानी कि लॉकडाउन ठीक से इंप्लीमेंट होने से पहले, और जिनकी वैलिडिटी 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक बीच में कहीं पे एक्सपायर हो रही है। अब उनकी वैलिडिटी एक्सपायर होगी 31/5/2020, यानी कि 31 मई तक उनको उन ई वे बिल को वैलिड माना जाएगा। और जो भी गाड़ियां वहां पे फंसी हुई हैं वो मूवमेंट 31 मई तक कर सकती हैं विदाउट एनी इशू एज फार एज e-way bill is concerned. The important point to note here is this particular amendment has made wide section 168 capital A. और जब आप जीएसटी एक्ट को रेफर करेंगे, लेट मी जस्ट ब्रिंग टू यू, इस जीएसटी एक्ट में कहीं भी आपके पास 168 कैपिटल ए करके कोई भी प्रोविजन मौजूद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 168 कैपिटल है ए प्रोविजन है, ये प्रोविजन लाया गया है टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020 से, जो कि मार्च एंड में आया था। और इस प्रोविजन के तहत अगर फोर्स मेजर का सिनेरियो होता है, यानी कि कोई भी नेचुरल कैलेमिटी, या जैसे कि अभी ये फैली हुई है कोरोना वायरस, इस टाइप की कोई भी कैलेमिटी होती है जिसके कारण जो काम हो जाता वो नहीं हो पाता है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसको एक्सटेंड कर सकती है। और उसके लिए जीएसटी एक्ट में जो चीज जहां भी लिखी है वो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक्ट में, रूल्स में, नोटिफिकेशन में कहीं भी ड्यू डेट्स को लेके चेंजेस कर सकती है। तो इस सेक्शन के तहत ये प्रोविजन लाया गया है जहां पे उन्होंने 31 मई तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। लद्दाख वालों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिन लद्दाख में जिनकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, पीपीओवी है, उसको नोटिफिकेशन 42/2020 से ये बेनिफिट मिला है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों की 3B की डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है 20 मई तक, यानी कि वो अपना जनवरी, फरवरी, मार्च का 3B 20 मई 2020 तक फाइल कर पाएंगे। अब ये जो दो बातें मैं बताने जा रहा हूँ ये 3B के रिस्पेक्ट में है। 3B में गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट देने की कोशिश की है, वो आइए देखते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी में फाइल देयर 3B थ्रू ईवीसी। ध्यान दीजिएगा, जो भी कंपनीज थी, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड थी, उनको अपने 3B फाइल करने के लिए अटैच करना पड़ता था डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इशू ये हुआ कि लॉकडाउन के टाइम पे एम्प्लॉइज घर से वर्क फ्रॉम होम कर तो रहे थे, पर हो सकता है कि उनके पास ऑथोराइज सिग्नेटरी की डीएससी ना हो, या हो सकता है कि डीएससी अपनी उनकी खुद की वो लाना भूल गए हो। इन केस में वो 3B फाइल ही नहीं कर पा रहे थे। और अभी के टाइम पे टैक्स कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे कंपनी के काम होने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 3B और रिटर्न फाइलिंग इंपॉर्टेंट थी। तो उन्होंने ये चेंजेस किया जिसमें उन्होंने बोला 20/4/2020 से लेके 30/6/2020 तक, इस बीच में जो भी 3B फाइल होनी है वो ई वेरिफिकेशन कोड के थ्रू फाइल हो सकती है। यानी कि सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है रजिस्टर्ड वाला, उसमें दे विल प्रोवाइड यू विथ एन ओटीपी, एंड विद दैट ओटीपी यू कैन फाइल 3B। पॉइंट टू नोट हियर इज, 3B के लिए इन्होंने चेंजेस कर दिए, पर फॉर GSTR1 देयर इज नो सच रूल। अब इसमें गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या हो सकता है?
मे बी ये इंटेंशन हो सकता है कि GSTR 1 जो है उसमें टैक्स पेमेंट होता नहीं, तो वो हो सकता है कि 30/6 तक फर्निश कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें देयर में बी मिस्टेक ऑल्सो कि वो इन अ हेस्ट इन अ हरी GSTR 1 को लेफ्ट आउट कर दियो। हो सकता है इसके लिए भी सुटेबल अमेंडमेंट आ जाए। लेट्स वेट। फॉर द टाइम बिंग 3B तो फाइल हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस नोटिफिकेशन 38/2020 सेम नोटिफिकेशन। इन्होंने ये बोला कि जो निल 3B होता है, ध्यान दीजिएगा जीएसटी लॉ में 3B एक रजिस्टर्ड पर्सन को हर केस में फाइल करनी है, चाहे उसकी टैक्स लायबिलिटी है या नहीं है, चाहे आईटीसी है या नहीं है, ही हैज टू फाइल हिज जीएसटीआर 3B। तो उन्होंने बोला एक नया रूल लाया 67 कैपिटल ए, और इसको ये बोला कि इसको इफेक्टिव हम बाद में करेंगे, जिसके जरिए लोग फोन में मैसेज के थ्रू अपना 3B फाइल कर पाएंगे एक ओटीपी के जरिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मूव है कि जहां निल 3B फाइल करनी हो वहां पोर्टल में लॉगिन करना, ये सब कोई स्पेशल फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ओटीपी से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये चीज अभी इफेक्टिव नहीं हुई है, जबकि ऊपर वाला जो अमेंडमेंट था ईवीसी वाला वो 21/4/2020 से रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव हुआ था। ये चीज अभी इफेक्टिव नहीं हुई है। हाल ही में अपन देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से थोड़ा सा जीएसटी का इंटरप्ले चल रहा है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के साथ। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को लेके अगर मैं बात करूं तो उन्होंने स्पेशल प्रोसीजर नोटिफाई किया था नोटिफिकेशन 11/2020 से, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेंट्रल टैक्स उन्होंने ये बोला था कि जो भी कंपनी, जो भी कॉर्पोरेट अगर सीआईआरपी में जाती है और वो आईआरपी या फिर आरपी अपॉइंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वो जो नए पर्सन अपॉइंट हुए वो डीम्ड डिस्टिंक्ट माने जाएंगे लाइक इन सेक्शन 25, और उनको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यानी कि और सेपरेट रजिस्ट्रेशन हर स्टेट में लेना पड़ेगा जहां वो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। लेट अस से फॉर एन एग्जांपल मेरी एक कंपनी है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। अब नाउ वो मेरी कंपनी का इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर चालू हो गया और मैंने आरपी अपॉइंट किया, रेजोल्यूशन पास करके आईआरपी अपॉइंट किया व्हाटसोएवर। तो उस केस में दिल्ली में सामने वाले को आईआरपी को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जो कि मेरा अर्लियर रजिस्ट्रेशन जो मेरी कंपनी का है उससे सेपरेट देखा जाएगा। और जब तक ये सीआईआरपी चल रहा है सारे रिटर्न्स होकर आईआरपी फाइल करेगा अपने उस नए रजिस्ट्रेशन में। अब ये नोटिफिकेशन के जरिए ये दो इंपॉर्टेंट चेंजेस लेके आए इस प्रोविजन में। इन्होंने रिलैक्सेशन दी उन कंपनीज को जिनके 3B और 1 ऑलरेडी फाइल्ड हैं बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ दीज आईआरपीज। उस केस में बोला कि ये जो स्पेशल प्रोसीजर है, स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर आपके 1 और 3B ऑलरेडी फाइल्ड हैं प्री अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी पीरियड तक के। तो सेकेंड उन्होंने बोला, पहले 11/2020 में उन्होंने बोला था आईआरपी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया, और वो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, या अगर ऑलरेडी अपॉइंटेड है तो नोटिफिकेशन जिस दिन आया उस दिन से। लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कोविड को देखते हुए 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट वाली कंडीशन को उन्होंने ऐसा बोला अपॉइंटमेंट से 30 डेज या फिर 30/6/2020 विच एवर इज लेटर। यानी कि जो उनको बोला था जो प्री अपॉइंटेड आईआरपी या आरपीज हैं उनको जो 30 डेज दिया था नोटिफिकेशन की डेट से, अब वो ऐसा नहीं है। अब या तो अपॉइंटमेंट या 36/2020 विच एवर इज लेटर तक कह दिया गया है। ये जो ऊपर वाली दोनों बातें थी उन्होंने क्लेरिफाई भी करी फॉर द शेक ऑफ इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग टू द फील्ड फॉर्मेशंस कि ये दोनों बातें 138/08 में एज इट इज क्लैरिफाइड भी है। कुछ एडिशनल क्लैरिफिकेशन आईआरपी से रिलेटेड आया था यहाँ पे। इन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में जो आईआरपी है यानी कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और जो आरपी है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसका वर्ड इंटरचेंजेबली यूज करा है। पॉसिबल केसेस ऐसे हो सकते हैं कि आईआरपी का जो अपॉइंटमेंट है वो रेटिफाई नहीं करे बोर्ड ऑफ क्रेडिटर्स या जो भी करते हैं, एज द केस में भी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। अगर बोर्ड ऑफ क्रेडिटर्स ने आईआरपी का अपॉइंटमेंट नहीं किया तो जो आरपी है वो एज इट इज रह जाता है। तो क्या आरपी को एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? इसमें प्रोविजन में थोड़ा सा कुछ और दूसरे तरीके से रखता हूँ। सपोज आईआरपी सिलेक्ट हो गया, उसने कुछ दिन कंपनी ऑपरेट करनी चालू करी, देन उसका रेटिफिकेशन होता है सब्सिक्वेंट डेट तक। तो उस पीरियड में उसने नया रजिस्ट्रेशन जीएसटी का ऑब्टेन किया। क्या अगर उसका रेटिफिकेशन नहीं हुआ
और वापस बिजनेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पे आ गया, आईआरपी से हटके, तो क्या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जो आईआरपी के पास ऑलरेडी था वो इंटरिम पीरियड के लिए, उससे हटके एक और नया रजिस्ट्रेशन लेना है क्या? इस चीज को गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर में बोला नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आरईजी 06 में जाके ऑथोराइज सिग्नेटरी को अमेंड कर दो, और जैसे ही आपने ऑथोराइज सिग्नेटरी को अमेंड करा तो जितने बार भी जो भी चेंजेस हो रहे हैं आप बार बार उसके हिसाब से अमेंड कर दो, या तो कंपनी खुद कर ले, और अगर कंपनी नहीं कर सकती तो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर कर देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग उठा सकते हैं लेकिन उठाएंगे नहीं क्योंकि दिस इज बेनिफिशियरी टू टैक्स पेयर, आप आरईजी 06 में चेंजेस ऑथोराइज सिग्नेटरी, जबकि द पर्सन आईआरपी एंड आरपी आर टू डिफरेंट पर्सन, ये दो चेंज हो रहे हैं, तो आप एक सर्कुलर के तहत ये अमेंडमेंट को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हो, ये क्वेश्चन उठ सकता है, पर बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है क्योंकि ये खुद बेनिफिशियरी टू टैक्स पेयर है, ये क्वेश्चन नहीं उठेगा। कुछ छोटे मोटे और क्लैरिफिकेशन जो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। फॉर्म पीएमटी 09 हाल ही में बहुत चर्चे में है क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है क्या, कैश में अगर आपने एक हेड में अमाउंट डाला है लेटेस्ट से आईजीएसटी तो इसको सीजीएसटी में ट्रांसफर करना। ये फॉर्म नोटिफिकेशन 37/2020 ने इफेक्टिव कर दिया है रूल 87(13) को जिंदा करके। जी हाँ, ये फॉर्म अब पोर्टल में अवेलेबल है 21 अप्रैल 2020 से, और अब आप कैश में ट्रांसफर कर सकते हो चीजों को। ध्यान दीजिएगा, रूल 87(13) रिलेवेंट है इस रिगार्ड में। जो सर्कुलर ऊपर हमने डिस्कस किया 138/08/2020, उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें और थी जो मैं आपके सामने बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है मर्चेंट एक्सपोर्टर का, जहां पे जो मेन एक्सपोर्टर होता है अगर वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट ना कर रहा हो तो उसको एक फैसिलिटी दी जाती है कि आप इंडिया में ही लोकेटेड एक मर्चेंट एक्सपोर्टर को बिल कर दो 0.01% का, और जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो उसको एक्सपोर्ट करेगा विद इन 90 डेज फ्रॉम योर इनवॉइस डेट। कहाँ? आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेट ऑफ द प्रोडक्ट यू आर सेंडिंग, चाहे वो 18 हो, चाहे 28 हो, चाहे वो 12 हो, आपको 0.01% का जीएसटी सामने वाले को चार्ज करना है मर्चेंट एक्सपोर्टर को, ताकि उनके ऊपर भी लोड ना आए, एंड देन सब्सिक्वेंटली मर्चेंट एक्सपोर्टर सामने उसको एक्सपोर्ट कर देगा। कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या थी? विद इन 90 डेज फ्रॉम योर इनवॉइस डेट मर्चेंट एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करना है। कोरोना के कारण बेचारे मर्चेंट एक्सपोर्टर हो सकता है उनका बिजनेस भी बंद हो गया हो, तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको बोला गया कि ये टाइम लिमिट भी एक्सटेंडेड है। ये बोला तो ऑलरेडी गया था अर्लियर नोटिफिकेशन में, उनको क्लैरिफाई करा गया कि ये जो टाइम लिमिट है ये भी 30 जून 2020 तक एक्सटेंड मानी जाएगी, लेकिन उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो 90 डेज का पीरियड है वो 23/2020 से लेके 29/6/2020 के बीच में फॉल होना चाहिए, जो कि मदर नोटिफिकेशन में भी कंडीशन लगाई गई थी। इंपॉर्टेंट बात, ITC 04 हर एक क्वार्टर का उसके अगले 25th डे में फाइल करना होता है, तो क्या मार्च का जो 25 अप्रैल को फाइल होना है, क्या इसकी भी डेट एक्सटेंड हुई है? जी हाँ, इट्स क्लैरिफाइड, इसकी भी डेट एक्सटेंड हुई है जो कि 30/6/2020 तक कर दी गई है। विद दिस आई कंक्लूड द रिसेंट अमेंडमेंट्स वेयरइन आई हैव एक्टेड लाइक अ पोस्टमैन ऑफ गवर्नमेंट। जो बातें उन्होंने कही मैंने आके वो आपके सामने रख दी। In this regard, you have any clarification, any doubts, you can post it me over my details.